तो लास्ट टाइम हम हीप ये काम कर हीप का जो एनालिसिस कर चुके थे कि टाइट बाउंड हीप का ये है ऑर्डर ऑफ एन, यानी लूज अपर बाउंड इसका जो था हमारा निकला था आम कंसेप्चुअली कि वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन निकला था बिल्ड हीप का टाइम। ठीक है ना जी, अगर हम क्योंकि हमें पता था कि n/2 जो है ना लेवल नोड्स पे जनाब हमें हीपिफाई बार बार कॉल करना होगा और हीपिफाई की कॉस्ट है ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन, लिहाजा ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन। लेकिन फिर हमने इसको टाइट बाउंड इसका देख के हमने कहा था कि नहीं, ये इसका जो टाइट बाउंड है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। अब हीप सॉर्ट जो है वो भी इसी पे बिलीव करती है कि आप को गिवन होगा बिल्ड हीप, यानी आपके पास हीप बन गई है, हीप के बनने का टाइम कितना है, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब हीप बन गई तो लिहाजा आपके पास ये कोई तस्वीर बनेगी कि ये हीप की एक शक्ल है। ठीक है जी, ये अब मैक्स हीप है ना, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट अपने चाइल्ड से बड़ा है या बराबर है और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। तो अब उस सूरत में होगा क्या कि आप इसमें एक एक एलिमेंट को हीप सॉर्ट में निकालेंगे इससे। तो जब आप इससे डिलीट करेंगे हीप से एलिमेंट को तो सबसे पहले ये एलिमेंट डिलीट होगा। जब ये एलिमेंट डिलीट होगा तो यहाँ होल क्रिएट होगा ये वाला, तो इसकी जगह कौन लेके आके लेगा 30, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको मैक्स हीप बनाए रखना है ना, निकालने के बाद भी तो मैक्स हीप उसको बरकरार रहना चाहिए ना, यानी हीप की प्रॉपर्टी भी तो रिटेन करनी है ना। ठीक है जी, तो हीप की प्रॉपर्टी को रिटेन करने के लिए हमें इसको, तो अब आप मुझे बताएं यहाँ पे एक दफ़ा हीपिफाई चलेगा कि नहीं जब एक नोड निकलेगा। हीपिफाई कहते ही इसे थे ना कि भाई आप स्वैपिंग करो और जहाँ जहाँ की ज़रूरत है चेंजेस करो, और वो हीपिफाई की कॉस्ट क्या निकाली थी हमने, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन, क्योंकि लेवल है लॉग ऑफ एन। तो ज़्यादा स्वैप्स भी मैक्सिमम अगर आपने करने होंगे तो लॉग एन स्वैप्स करेंगे ना। मतलब ये है कि ये इससे स्वैप हुआ, इधर आया, फिर इधर होल क्रिएट हुआ तो इसकी जगह कौन आया, इनमें जो बड़ा था वो इधर आ गया, फाइनली ये इसको आपने उड़ाया। ठीक है, तो लॉग एन लेवल लॉग एन स्वैप्स होंगे। तो हीप सॉर्ट बेसिकली फिर कितना टाइम लेगी। अच्छा, सॉर्टिंग इसमें कैसे हो गई, देखें सबसे पहले आपने मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, बाहर निकाल दिया, उसके बाद डिलीट मिन जिसे डिलीट मैक्स जिसे कहते हैं ना, हमने हीप पढ़ा था ना कि हीप में जनाब हमेशा डिलीशन जो करनी होती है हम वो रूट से करते हैं, प्रायोरिटी क्यू का तस्वर है ना इसके बैक एंड पे। जब यहाँ से ये निकला इधर आया तो अगला एलिमेंट उससे छोटा रह गया, लेकिन वो ट्री में सबसे बड़ा होगा ना नेक्स्ट, फिर वो निकलेगा, फिर उसके बाद उससे जो छोटा होगा लेकिन ट्री में मैक्स होगा वो निकलेगा। तो जो एलिमेंट सारे निकलेंगे ये सॉर्टेड नहीं होंगे, डिसेंडिंग में सॉर्टेड होंगे। यानी ये तो सिर्फ एक डिलीशन का आपको इसने स्ट्रक्चर दिखाया है, एक डिलीशन की तस्वीर है कि एक ये निकला तो इसकी जगह होल क्रिएट हुआ, उसको इसने फिल किया, फिर इसको इसने फिल किया, होते होते ये सिचुएशन बन गई। आपका एक एलिमेंट निकल गया, कौन सा 50 निकल गया ना ट्री से। नेक्स्ट कौन निकलेगा 30, जब इधर से मैक्स निकालेंगे, फिर होल क्रिएट होगा, फिर जो सबसे बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा खुद ब खुद के नहीं। तो जो निकलेंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में निकलेंगे कि नहीं। वो जो लोग आइटम निकल रहे हैं उनको आप एक जगह स्टोर कर लो, किसी लिंक लिस्ट में फेंक दो, किसी अरे में रख लो,
तो जो डेटा एंड में आपके पास जो ट्री खाली हो जाएगी और एरे में या उसमें जो लिस्ट होंगे वो आइटम्स होंगे वो क्या होंगे, सॉर्टेड होंगे। सॉर्टिंग हो गई, हीप के जरिए सॉर्टिंग की है। अब हीप सॉर्ट की फिर कॉस्ट क्या है, कितना टाइम लगेगा, रनिंग टाइम क्या है? एक आइटम को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगा है? हीपिफायर चला ना, खर्चा हुआ उसको। एक आइटम निकला तो कितना ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन टाइम लगा है कि नहीं, हीपिफाई की कॉस्ट। दूसरा निकलेगा तो फिर ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन, तो कितने एलिमेंट निकालोगे ट्री से, एन, कितनी कॉस्ट, ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन। अच्छा, हीप सॉर्ट करने के लिए पहले तुम्हें बिल्ड हीप भी तो करना पड़ेगा। ट्री को हीप बनाओगे तो फिर हीप सॉर्ट चलेगी ना, खाली कंप्लीट बाइनरी ट्री पे तो हीप नहीं चलती। ये कोई भी सीबीटी दे दे आपको, कहे जी इस पे सॉर्ट कर दो, तो कैसे सॉर्ट कर दो? पहले तो इसको या मिन हीप बनाओ या मैक्स हीप बनाओ, उसके बाद फिर एक एक को रूट से निकालो। तो रूट से निकालने की बुनियाद पे फिर क्या चलेगा, ट्री में हीपिफाई चलेगा। और जाहिर बात है कि हर हीपिफाई एक के लिए एक दफ़ा हीपिफाई चलेगा, तो एन नोड्स निकलेंगे तो एन टाइम्स हीपिफाई चलेगा। तो टोटल टाइम क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ एन बिल्ड हीप का टाइम टाइट बाउंड लास्ट टाइम में निकला था, और फिर हीप सॉर्ट का टाइम जमा ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन। इस पे जब आप इसको ट्री पे लगाएं, आप कोलमैन की जाके किताब देखें तो वहाँ पे इसको उसने एक्सप्लेन डिटेल में किया हुआ। बाद एनालिसिस क्या करें, हीप का टाइम कितना लगेगा, बिल्ड हीप का ऑर्डर एन टाइट बाउंड है ना, इसका लूज बाउंड क्या निकाला था, लूज बाउंड लास्ट टाइम एक सीरीज की थी ना जिससे इसका टाइट बाउंड निकला था ये। पीछे लेक्चर पढ़ के आया करो ना, फायदा तो नहीं है कि फिर आगे आके आ जाके बैठ जाते हो तो फिर तो समझ में मेरी बात नहीं आएंगी क्या हो रहा था पिछली दफ़ा, क्या हम करके आए थे। थोड़ा सा तरद्दुद किया करो जब लेक्चर आते हो, तो पिछला लेक्चर एटलीस्ट रिवाइज होके आया करो, क्योंकि उसकी जो बाकियात हैं अगर हैं तो वो समझ आ रही हों कि क्या हो रहा है। तो हमने ये जो तरद्दुद किया था इधर इतना, हीप सॉर्ट का जो है ना, हमने ये एनालिसिस किया था कि बिल्ड हीप कितना टाइम लेता है आपका, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन आपका हीपिफाई की कॉस्ट थी, और टोटल n/2 सच कॉल्स आप करते थे ना, नीचे से ऊपर जाते थे, क्योंकि लास्ट लेवल इज ऑलरेडी हीप बिकॉज लीव्स आर हीप्स। और उस पर फिर हमने कहा था कि n/2 सच कॉल्स को जब आप log n से मल्टीप्लाई करोगे तो वो n log of n ही ऑर्डर बन जाएगा। लेकिन हमने कहा था ये सिम्प्टोटिकली टाइप नहीं है। फिर हमने एक सीरीज देखी थी ये वाली, फिर हर लेवल पे कितने नोड्स हैं उसका एक फैक्ट स्टडी किया था। फिर सीरीज को सॉल्व करके हमने कहा था जनाब हर लेवल पे जितने नोड्स हैं उस पे ऑर्डर ऑफ एच कॉस्ट आती है जो हीपिफाई की है, हीपिफाई हर एक पे चलेगा। और समेशन इसलिए की थी कि टोटल लॉग ऑफ एन लेवल्स हैं, तो 0 से n तक लॉग एन तक गिनेंगे। फिर इसको सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँचे थे कि ये इसका टाइट बाउंड है, वो लूज है पिछला ऑर्डर ऑफ एन लॉग ऑफ एन, वो लूज अपर बाउंड है, ये इसके लिए टाइट अपर बाउंड है। फिर हम आए हीप सॉर्ट पे कि हमने हीप सॉर्ट क्या किया कि बिल्ड हीप करेंगे, फिर एक एक को निकालेंगे। मैक्सिमम एलिमेंट A1 पे होगा, अगर एरे रिप्रेजेंटेशन में बैठे हो तो पहले इंडेक्स पे सबसे बड़ा पड़ा होगा। और फिर रिस्टोर करोगे हीप प्रॉपर्टी बाय कॉलिंग हीपिफाई एंड रिपीट ऑलवेज बाय स्वैपिंग A1 फॉर A साइज हीप, यानी हर दफ़ा एक एक निकालते जाओगे ना। अगर एरे रिप्रेजेंटेशन है तो पहले इंडेक्स पे जो जो आ रहा है उसको निकाली जा रहे हो, और अगर ट्री है तो फिर जो रूट पे आ रहा है उसको 1 बाय 1 निकालोगे। इवेंचुअली जो निकल रहे हैं ना एलिमेंट्स वो सारे सॉर्टेड निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं निकल रहे, पीछे हीपिफाई भी चलाते हो ना ताकि नेक्स्ट बड़ा आइटम ऊपर आ जाए। सही है, उस पर खर्चा आता है, कितना, लॉग ऑफ एन खर्चा।
समझ आ रही बात? अच्छा जी, अब इसका खर्चा कितना है पढ़े ये। बिल्ड हीप इतना टाइम लगेगा अगर तुमने सॉर्टिंग करनी है, और ईच ऑफ n माइनस वन कॉल्स टू ep5 टेक्स ऑर्डर ऑफ log ऑफ n टाइम। एक एक निकालोगे ना, तो हर निकालने की बुनियाद पे पीछे क्या करोगे, ट्री को पे ep5 चलाओगे। समझ आ रही है कि नहीं जी? बैक बेंचर्स समझ आ रही है? नहीं, एंड को मारे गोली। ये दूसरा पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, वो मुझे पहले समझाएं। n माइनस वन कॉल क्यों कहता है? n कॉल्स ना, n नोड्स नहीं निकालोगे ट्री से। ट्री में n नोड्स हैं तो n ही नोड निकलेंगे, तो तब डेटा सॉर्ट होगा ना सारा। तो जनाब उस पे ep5 भी एंड टाइम चलना नहीं चाहिए। क्यों? हाँ जी, आखिरी नोड ट्री में रह जाएगा एक ही। जब उसको डिलीट मार के निकालोगे तो पीछे किसको ep5 करोगे? ट्री में कुछ रह गया। असल में स्पेसिफिकली कॉल्स ep5 को कितनी जानी है? n माइनस वन। लेकिन आप कहें जी ये तो -1 हो जाए, n-10 हो जाए, n-13 हो जाए, बात तो वही है ना, वेरिएबल n तो आ गया ना। ऑर्डर में जाके तो आप मुझे बताएं ना, कोई f ऑफ n निकाले किसी एल्गोरिथम का n-13 इंटू लॉग ऑफ n, तो बिग ओ में क्या जवाब दोगे? n लॉग ऑफ n। मेन फंक्शन तो ये छुपा हुआ है ना इसमें। और अगर तुम्हें इस तरह नहीं समझ आती तो खोल लो ब्रैकेट, n लॉग ऑफ n तो फिर भी निकल आएगा -13 लॉग n। इग्नोर लोअर ऑर्डर टर्म्स। मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट कोई होता तो वो भी हटा देते, पीछे ये रह गया असल में मकसद। कोई पुरानी बातें हैं, कोई नई बातें तो नहीं है। सही है? टाइम पे आया करो। अच्छा, ये नहीं है कि वीडियो चल बन रही है तो हम जितनी लेट आए कोई मसला नहीं है। 2:10 पे क्लास होती है तो मैं आता हूँ 2:20 पे, इस मुगालते में कि यार अब तो आए होंगे ना सारे, तो आप होंगे मेरे से भी ज़्यादा ढीठ हैं। नहीं जो तो आप 2:20 आएंगे तो हम तो 2:30 आएंगे। तो क्या अगले मैं ऐसे कर रहा हूँ 2 बजे आऊँगा, 10 मिनट पहले। मुझे आने में इसलिए तो मसला नहीं कि मैं 12:30 जाता हूँ, जुम्मा में 1 बजे पढ़ के आ चुका होता हूँ, तो मैं आधा घंटा दफ्तर में ऐसे बैठा ही होता हूँ, इधर उधर देख रहा होता हूँ। अच्छा जी, अब समझ आइए जी। तो टोटल कॉस्ट आप जमा करेंगे ना दोनों की, और इसके बाद इसमें डोमिनेट कौन सी टर्म करेगी? ये वाली। ज़्यादा फाइनल टाइम ये निकला। बिल्ड हीप का टाइम तो मेरे लिए मटेरियल हो गया। ठीक है जी, सब बात को आ रही है समझ? अच्छा जी, ये तो चले जी पिछले लेक्चर की बाकियात थी। अब जनाब आप आ जाए जी क्विक शॉट। अच्छा जी, जैसे एक
सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारे पास है, तो इसी तरह क्विक सॉर्ट भी हमारे पास एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। पढ़ें ये। इस एल्गोरिथम को बड़े गौर से सुनना है, समझना है। ऐसे तो वीडियो भी बन रही है, लेकिन अगर क्लास में जितनी अच्छी समझ आ जाएगी तो वीडियो भी अच्छी समझ आएगी। चूंकि ये थोड़ा अच्छा है, तेज एल्गोरिथम है, तो लिहाजा ये बहुत सारी सॉर्टिंग की जो लाइब्रेरीज नहीं होती बिल्ट इन, वो भी इसको अक्सर यूज करती हैं बैकएंड पे। जब आप वो sort.h की हेडर फाइल बना लें ना, वो उसके पीछे तो आप सॉर्ट का फंक्शन बस बिल्ट इन कॉल करके इसके जी डेटा दे दिया, सॉर्ट करके दे दो। सवाल उठेगा ना ये क्या कर रहा है पीछे, अक्सर ये करता है। दूसरा इसने कहा कि ये भी किस पे फलसफे पे चलता है, डिवाइड एंड कॉन्कर, क्योंकि अभी तक हमने एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही पढ़ी है, अच्छा और नहीं पढ़ी अभी हमने कोई। एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजीज भी बहुत सी हैं, कुछ नाम मैंने पहले भी गिनवाए थे, उनमें से हम फिलहाल एक पहली पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम को डिवाइड करो करो करो, फिर कॉन्कर हो जाएगा, फिर उसको अगर कंबाइन करना है रिजल्ट्स को तो वो भी करो, उसमें भी कुछ टाइम लगता है। मर्ज सॉर्ट जिसकी बेहतरीन मिसाल थी, जिसमें सारा कुछ होता है। अच्छा जी, अब एल्गोरिथम जरा गौर से देखें, कहता क्या है ये, क्विक सॉर्ट को तुम एक एरे भेजोगे, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स भेजोगे और उसका आखिरी इंडेक्स भेजोगे। एक एरे है ना 10 की, तो 10 की एरे में पहले P में 0 भेजोगे और R में 9 भेजोगे, अगर तुम C++ में बैठे हो। और कहता वो ये है कि जब तक R ग्रेटर देन P है, 9 ग्रेटर देन 0 है, तो बिल्कुल ट्रू बात है ना, R बड़ा है P से, तब तक अंदर जाओ इस बॉडी में। लेकिन अगर R इक्वल हो गया P के या समहाउ लेस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हारे R और P अगर एक ही इंडेक्स पे आ जाएं, एक इंडेक्स पे बिगिनिंग और एंड दोनों पहुंच जाएं, तो इसका मतलब है लिस्ट इतनी घट गई है कि अब वो उसमें मजीद सॉर्टिंग की जरूरत नहीं है, बिकॉज वन एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सही है, ये चेक किए। अच्छा, अब कहता ये है, इसके दो फ्लेवर्स हैं, याद रखें। अच्छा, इस क्विक सॉर्ट के, एक है नॉन रैंडमाइज्ड वर्जन ऑफ अ क्विक सॉर्ट, एक है रैंडमाइज्ड वर्जन ऑफ अ क्विक सॉर्ट। रैंडमाइज्ड वो है जो रैंडम नंबर जनरेटर पे बिलीव करता है। रैंड के फंक्शन यूज किया होगा ना, रैंडम या रैंड होता है बाहर बिल्ट इन फंक्शन। वो क्या करते हैं, उसको आप रेंज दे देते हैं, 0 से 99 दे दें, तो वो इसके अंदर रैंडमली कोई आपको नंबर रिटर्न करेगा। किसी भी जब भी चलाएंगे उस प्रोग्राम को या उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो रैंडम नंबर देगा तुम्हें। तो एक है रैंडम नंबर जनरेशन पे बिलीव करके चलाना है इस एल्गोरिथम को, और एक है नॉन रैंडम। दोनों का टाइम एक निकलता है, काम भी एक तरह करते हैं, लेकिन रैंडम नंबर जनरेटर वाला हम इसलिए करेंगे कि अगर तुम्हारा डेटा बायस भी हो जाए तो रैंडम नंबर जनरेटर उसको बायस से बचाएगा। तो इस वजह से हम कर रहे हैं। लिहाजा वो कहता ये है कि पहली स्टेटमेंट में लिखता है कि कोई रैंडम इंडेक्स जनरेट करो P और R के दरमियान। मिसाल के तौर पे अगर आपके 0 से 9 तक है तो 10 की रे है, तो P में क्या पड़ा होगा 0 और R में क्या होगा 9। ठीक है, अब कहता है इसमें से कोई भी इंडेक्स जनरेट करो रैंडमली, मिसाल के तौर पे 6, और उसको किस में स्टोर कर दो, आई में। ठीक है, कर दिया स्टोर आई में, फिर क्या करो, कहता है आंखें उठा बंद करके स्वैप कर दो AI और AP को। पहले जो नंबर था ना उस पर जो वैल्यू थी
उस वैल्यू को तुम इससे स्वैप करो। ठीक है, कर देते हैं। फिर क्या करो, फिर एक पार्टीशन का एल्गोरिथम कॉल करो जिसको तुम एरे ए भेजो, इंडेक्स बी भेजो और आर भेजो, पहला और आखिरी। तो इसको ये क्या करेगा, पार्टीशन का एल्गोरिथम। अच्छा, पार्टीशन सी है। अच्छा, मैं आपको अगर कहूं कि इस कमरे को पार्टीशन करते हैं 2 में, तो आप एक दरम्यान में वो लगा देंगे ना बोर्ड, पार्टीशन हो जाएगी। अच्छा, पार्टीशन जरूरी नहीं कि बराबर हो, अगर आप तख्ता जाना जरा उधर से लगा दें ऐसे तो भी पार्टीशन 2 में हो जाएगा ये, लेकिन वो दोनों जो सब रूम्स बनेंगे वो बराबर नहीं होंगे। आइडियल आप क्या समझते हैं, क्या होगा? आइडियल ये होगा कि दोनों बराबर हो जाए ताकि बस मसला ही ना रहे। तो पार्टीशन का एल्गोरिथम ये करता है कि उसको तुमने ए बी पी और आर दिया और इसने इंडेक्स क्यू रिटर्न किया ना, क्यू एक इंडेक्स ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये एल्गोरिथम पहले मोटा मोटा समझो। अच्छा, मुझे पता है एग्जैक्टली नहीं समझ आएगी मेरी बातें सारी, मैं क्या कर रहा हूँ, आगे मिसाल आएगी फिर वो बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब आप जितना जितना मोटा मोटा मैं समझा रहा हूँ उतना समझने की कोशिश करें। तो पार्टीशनिंग ये करेगा कि ये एल्गोरिथम, ये P है, ये R है। पार्टीशन को ये आपने एरे भेजी और P और R भेजा है ना, पार्टीशन में पैरामीटर देखें। फिर ये क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, एक इंडेक्स Q। अच्छा, Q जो है ना इसमें लेट्स से वो ये है, एक इंडेक्स रिटर्न किया, यानी अगर लेट्स से ये 0 है और ये 49 है, यानी 50 की रे है, तो लेट्स से Q में उसने रिटर्न किया 13। सही है जी। तो आप कहें जी क्या हुआ, फिर इससे हुआ ये कि पार्टीशन चला है ना। तो पार्टीशन ये करता है कि जो इसने इंडेक्स Q पे जो वैल्यू जो इंडेक्स रिटर्न किया ना, पार्टीशन सिर्फ ये करता है कि इससे जो सारे इधर एलिमेंट्स होंगे ना, वो इस एलिमेंट से जो इधर पड़ा है इससे सारे बड़े होंगे, और इस क्यूएथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है इससे जो सारे पीछे होंगे वो सारे इससे छोटे होंगे, यानी ये सारे इससे लेस होंगे और ये सारे इससे ग्रेटर होंगे। पार्टीशन ये करता है, लेकिन ये सारे आपस में सॉर्टेड नहीं होंगे, आपस में ये सॉर्ट नहीं होंगे ये डेटा, लेकिन बहरहाल इधर जो वैल्यू पड़ी उससे सारे बड़े होंगे, और ये जो इधर सारे पड़े हैं ये सारे भी आपस में सॉर्ट नहीं हुए हैं, यानी कोई आगे पीछे, कोई छोटा बड़ा आगे इधर उधर होगा, लेकिन ये सारे इससे बाहर कैफ क्या होंगे, छोटे होंगे। बस पार्टीशन एल्गोरिथम ये इंश्योर करता है कि इधर मैंने हार्डबोर्ड लगा के कहा कि इससे उस तरफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो सारे मेरे इस पार्टीशन पे जो बंदा खड़ा है ना उससे उम्र में सारे छोटे हैं, लेकिन वो सारे आपस में एक दूसरे से बड़े छोटे हैं का उसने कोई सॉर्टिंग नहीं की, लेकिन ये पता है कि इससे उधर सारे छोटे हैं और इससे जो इधर खड़े हैं सारे स्टूडेंट वो सारे इससे उम्र में बड़े हैं, लेकिन आपस में उनका पता नहीं है कि कौन छोटा बड़ा है। समझ आइए, इससे नतीजा एक और निकला, वो क्या, ये सॉर्टिंग तो आगे आगे रिकर्सिव कॉलें भी आ रही हैं, होती रहेगी, लेकिन कम से कम एक बात तो तय नहीं हो गई, वो क्या कि ये जो क्यूएथ इंडेक्स पे जो आके नंबर बैठ गया है, ये जो फाइनल एरे की सॉर्टेड शक्ल बनेगी तो ये यहीं होगा, ये यहीं होगा एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि वो आपस में ये सॉर्ट होके सेट होंगे ना सारे, क्योंकि इससे तो बड़े हैं, और ये सारे आपस में सेट होंगे ना, लेकिन इससे तो छोटे हैं, तो ये तो अपनी जगह सही आ गया ना। समझ आइए,
नहीं होगा ना, यही तो पार्टीशन इंश्योर करेगा। देखते हैं अभी, चलें फिलहाल आप ये समझ गए हैं जो मैं कह रहा हूँ, वो इतनी बात समझें कि नहीं, कैसे के बाद में मसला देखते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो समझें बस, ठीक है। अच्छा, अब जब अब ये कर लिया तो आपने आगे दो कॉलें क्या दी, रिकर्सिव कॉल दी है ना इस क्विक सॉर्ट को, ये एक और ये दो, और क्या कर रहे हैं आप उसमें गौर से देखें, अंदर एरे दोनों को भेज रहे हैं, एक को पहले लिस्ट कौन सी भेज रहे हैं, पी से, पी क्या है, पी तो पी है, और इस लिस्ट को क्या भेज रहे हैं, q-1 एलिमेंट्स तक ये दुनिया भेज रहे हैं उसको, कि अब तुम इस पे क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम लगाओ, और दूसरी दुनिया को क्या भेज रहे हैं, q+1 एलिमेंट जो है उससे लेके r तक, कि तुम इनको सॉर्ट करो। तो अब ये जो दो रिकर्सिव कॉल है ना, बेसिकली ये पहली रिकर्सिव कॉल इस लिस्ट पे सॉर्टिंग क्विक सॉर्ट का दोबारा अप्लाई करेगी, और ये वाली इस पे करेगी, और ये रिकर्जन ऐसे चलेगी। तो मुझे बताएं कि लिस्ट घट रही है कि नहीं, अब आस्ता आस्ता हर रिकर्सिव कॉल एक वक्त आएगा कि आर और पी बराबर हो जाएंगे कि नहीं, बराबर हो जाएंगे, या आर शायद लेस हो जाए पी से भी, ठीक है। उस सूरत में क्या होगा, मजीद सॉर्ट रिकर्जन कॉल करने की जरूरत है, वो लिस्ट इतनी छोटी हो गई है कि अब मजीद उसको मजीद सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो रिकर्जन को वहाँ रुक जाना चाहिए। और वो रुकेगी कैसे, ये इफ जो लगी है ये ऐसे तो नहीं लगी, ये अंदर की बॉडी चलती नहीं है जब तक ये ग्रेटर ना हो पी से, इसका मतलब है कि बेस केस भी है, रिकर्जन विल स्टॉप। सही है जी, जरूरी नहीं है, क्योंकि इसने क्यूथ इंडेक्स कोई भी रैंडमली निकाला है, क्योंकि रैंडम नंबर पे जनरेट कर रहा है ना, देखिए रैंडम इंडेक्स आया है इसमें से आई में, और फिर उसके साथ आपने स्वैपिंग की है, तो कोई गारंटी नहीं है। अगर हमेशा दरमियान से कर ले तो बड़ी आइडियल बात है, क्योंकि दोनों तरफ लिस्टें बराबर बराबर तक रिकर्जन जाएगी, लेकिन हम उनको गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है जी। आर ग्रेटर देन पी है इसमें, अब जब ये कॉल जाएगी तो इसमें भी आर q-1 आर बन जाएगा ना, अगली कॉल में जब q-1 जाके नई कॉपी में आर की जगह कॉपी होगा ना फ्रेश कॉल में, तो फिर ये मजीद लिस्ट छोटी होगी कि नहीं, अगली दो कॉलें फिर उससे भी जाएंगी, तो एक वक्त में बराबर नहीं हो जाएंगे आर, जब लिस्ट घटते 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 वही मर्ज सॉर्ट की तरह। अच्छा, अब आ जाएगी पार्टीशन का एल्गोरिथम, पढ़ लें सारी अंग्रेजी, फिर थोड़ी तो मैंने बता भी दिया है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं मजीद बताता हूँ। आपने पिवट फिक्स कर दिया ना, क्या हमेशा आप रैंडमली इससे स्वैप करते हैं ना, एल्गोरिथम में याद करें ना, रैंडम नंबर जो भी जनरेट होता है उसको आई में आ जाता है ना, और आई पे जो शायद 13 निकले, 18 निकले, 20 निकले, उसको स्वैप किससे हमेशा करते हैं, तो आपकी पिवट पोजीशन ये होगी जिसके साथ स्वैप करते हैं आप, रैंडम नंबर, रैंडम इंडेक्स निकलता है, फिर उसकी वैल्यू को आप इससे स्वैप करते हैं बाद में, तो फिक्स क्या चीज हो गई है, जीरोथ इंडेक्स, यानी ये आपका पिवट हो गया है, पिवट पोजीशन ये है जीरोथ इंडेक्स। ये पिवट का लफ्ज़ मैथ से उधारा है ना, वो मैट्रिसेस में हम नहीं कहते कि ये पिवट कॉलम है,
पिवट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, पिवट से डिवाइड करो, पिवट के साथ ज़रब दो, पिवट के साथ ये माइनस करो, उस पूरे रो के साथ कोई चीज़ को मल्टीप्लाई करो या पूरे कॉलम के साथ किसी को करो, ठीक है। तो पिवट का मतलब है किसी चीज़ को फिक्स कर देना। तो डिफरेंट रूल का मतलब ये है कि आप कहेंगे नहीं जी मेरा दिल करता है हम ये आर को पिवट बना लें, हमेशा जो रैंडम नंबर जनरेट हो उसको किससे स्वैप किया करें, आखिरी वाले से, और जो मिसाल मैं दूंगा मैं उसमें ऐसे ही करूंगा अभी आगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है, करें, एल्गोरिथम तो कहता है मैं चलूंगा, ठीक है। जितनी आ गई है समझ वो ठीक है, नहीं आएगी पूरी मुझे पता है, आगे चलते हैं, फिर रिटर्न होंगे तो फिर समझ आएगी। अब अगली स्लाइड पढ़ें। इनवेरिएंट कंडीशन, ये वेरिएंट नहीं है, पिवट पोजीशन वेरिएबल नहीं है कि आप बदलते रहें हर दफा, नहीं, पिवट शुरू में फिक्स कर दिया है आपने कि हमेशा आप उसको किससे बदलते हैं, 0 से या 9वें इंडेक्स से या आखिरी से, लेकिन फिक्स करें स्वैप किससे करना है। फिर जनाब p से q-1 तक जो एलिमेंट्स है वो क्या है, x से लेस है ना, x एलिमेंट आपका ये है जो q पे आ चुका है, q एक इंडेक्स है और x वो वैल्यू है, और वो वैल्यू से आपने इसको स्वैप किया है, ठीक है। अच्छा जी, फिर q+1 से लेके s-1 तक सारे एलिमेंट्स जो है ना वो क्या है, that contains the elements greater than or equal to x, और s से लेके r तक हमें पता ही नहीं है कि वो बड़े हैं कि छोटे हैं, क्यों जी, सर्दी है तो बंद कर देना, ये बंद करो, ये पीछे वाला बंद चलो फिलहाल वो बंद करो, फिर जब मुझे सर्दी लगेगी फिर ये भी बंद करो, फिर वो लगाओ, फिर क्योंकि ये दोनों बंद करें तो फिर सफोकेशन हो जाती है, एक अजीब सा मौसम है ना अभी आजकल। अभी समझो इस बात को जरा गौर से, आप मुझे बताओ, ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट थी जिसमें p ये था, r ये था, ठीक है, a p is equal to x पिवट वैल्यू, यानी इधर पिवट वैल्यू यहां से x कोई आई ना, x ये था, लेट्स से इस दफा ये q था, तो ये x वैल्यू आपने स्वैप की इससे, तो पहली लाइन वही थी ना, दूसरी लाइन कोड में। आगे वो क्या कहता है, a p से लेके q-1 तक ये सारे एलिमेंट्स क्या है, p से लेके q-1 तक के एलिमेंट्स क्या हैं, ये इससे लेस है, और q+1 से लेके s-1 तक, अब ये क्या बला है, s कहां से टपका, s क्या है, अब इसको तो गौर से, ये तो पहले लेवल की बात है ना, सही है। अब जरा ये देखिए, क्या करूं फिर, ये p है, ये r है, ये qth इंडेक्स है, जब दो कॉल जाएंगी ऐसे और ऐसे जाएंगी ना, दो रिकर्सिव कॉल्स, तो अगले में जो उसके डोमेन होगा वो ये होगा ना, उसका तो p ये होगा ना, और उसका जो r होगा उसको मैं कहता हूं s, ठीक है, और उसका जो ये q+1 इंडेक्स है उसको मैं क्या कहता हूं, यानी इस qth इंडेक्स को मैं s कह देता हूं इधर, और इसको मैं s-1 जो इससे एक पिछला है, अगली कॉल में दो कॉलें जाएंगी ना, और ये s+1 होगा ये एलिमेंट, और ये r है। अब जरा आप सुने गौर से, p से लेके q-1 तक, यानी इससे एक पीछे तक s-1 या q-1 यही है ना, ये एलिमेंट्स क्या है, x से छोटे हैं, समझ आ रही है ना,
और q+1 से s-1 तक। ये अब जरा गौर करें, ये जब आपकी मजीद टूटेगी ना, यानी कहने का वो मकसद है कि ये वाली जो रिकर्सिव कॉपी में जो एलिमेंट्स है ना, ये इसको तो नहीं पता कि उधर क्या हो रहा है। तो s एलिमेंट से लेके r तक आखिरी पॉइंट पढ़े, दे आर अननोन। ये वाली वैल्यूज में क्या पढ़ा है, ये इस रिकर्सिव कॉपी को नहीं पता। दो सेपरेट कॉपीज चल रही हैं, एक रिकर्जन इस हिस्से पे काम कर रही है, एक उस पे काम कर रही है। इसके पास अपना क्यू है, उसके पास अपना क्यू है, तो इसकी दुनिया तो ये है ना, उसकी दुनिया वो है। समझ आ रही है? अब ये जो दुनिया है, इसमें इसको ये पता है कि इस क्यू से जो पीछे ये एरिया है, ये इससे सारे छोटे हैं, और q+1 से लेके यहां तक के एलिमेंट तो इससे बड़े हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे ऑनवर्ड्स, ये इसको नहीं पता कि क्या है, करंटली अननोन है उसको। देखें, आपने जब दो रिकर्सिव कॉल्स दी, जो गौर से देखें इधर, ये पार्टीशन का जब वो चल जाएगा, एक सेकंड इधर आए, पार्टीशन एक दफा चला, यस सर, चल गया, पार्टीशन के बाद ये काम हो जाएगा ना। अब दो कॉलें गई, सर ये जब काम हो जाएगा तो क्यू के राइट पे बड़े होंगे और लेफ्ट पे छोटे होंगे। हाँ ठीक है, ये मान लिया आपने। इधर दो कॉलें आएंगी, दो कॉलें में अब जब दो दुनिया अलग हो गई ना, यानी इस एलिमेंट के अलावा अब दो दुनिया हो गई, ये तो अपनी जगह सेट हो गई। इस कॉल को ये दुनिया दी है आपने, इसको ये दुनिया भेजी है। इस दुनिया का अपना पी है और अपना आर है, उस दुनिया का अपना पी और आर है। इस दुनिया का अपना क्यू है, अब निकलेगा अगली दफा पार्टीशन चलेगा, और इसका अपना क्यू निकलेगा। अब इन दोनों को यकजा करके वो ये कह रहा है कि ये अगर आप क्यूएथ एलिमेंट उठाते हैं तो इससे जो सारे इधर है ये तो इससे छोटे हैं, और इससे जो इससे लेके यहां तक ये सारे तो इसको पता है कि मुझसे बड़े हैं, लेकिन ये वाली दुनिया इसको अननोन है अब, क्योंकि वो तो दूसरी रिकर्सिव कॉपी के पास है। तो आप मुझे बताएं कि आप किसी एक रिकर्सिव कॉपी में बैठे हैं तो उसको पता होता है कि दूसरी रिकर्सिव कॉपी क्या करेगी कोड के, वो क्या कर रही है डेटा के साथ, उसको कुछ नहीं पता। एक रिकर्सिव कॉपी दूसरी रिकर्सिव कॉपी से अनअवेयर होती है। मेमोरी में जब रिकर्जन हमने पढ़ी थी ट्री में, तो ट्री में जब आप एक कॉल दे देते हैं तो लेफ्ट को राइट का क्या पता कि क्या कॉल दे रहे हो और वहां क्या हुआ और क्या चेक ट्रू हुए, वो तो जब उस कॉपी में घुसोगे तो देखेंगे ना फिर। लेकिन करंटली वो इसको अननोन है, बस ये समझने की बात है। हाँ, तो जो डिवीजन इसको आप देते हैं ना अगली रिकर्सिव कॉल को, तो वो दूसरी डिवीजन से ये अनअवेयर है, बस। हाँ जी, हाँ, लेकिन उसमें एक कमाल देखें ना, थोड़ी देर देखिए, ये जब आपने दो कॉल दी तो यहाँ पे मैंने अब क्या कहा कि ये जो एलिमेंट आ चुका है ये अपनी जगह सही बैठ चुका है ना, ये तो एटलीस्ट बैठ चुका है ना, ये नहीं हिसाब सॉर्ट हुआ और वो भी नहीं सॉर्ट। लेकिन जब ये दो कॉलें चलेंगी तो इधर जो एलिमेंट आ जाएगा इस इंडेक्स पे, वो भी तो अपनी जगह सही बैठ चुका होगा। फिर मुसीबत करते हो, ये एल्गोरिथम पूरा चलेगा ना फिर सिरे से आखिर तक। तो जो बातें वहां मान चुके हो वो यहां भी मानोगे मेरे साथ। वहां पे पी से आर तक ये एलिमेंट तुमने मान लिया ना कि ये एलिमेंट अपनी जगह सही सॉर्ट होके बैठ गया है, ये मानते हो, क्योंकि इससे उधर सारे बड़े हैं और इससे इधर सारे छोटे हैं, लेकिन आपस में सॉर्ट नहीं है, ये भी मानते हो। अब जब दो कॉलें दी तो जब इसका पहला पार्टीशन चलेगा तो ये अपना क्यू चुनेगा ना, तो ये जो इधर एलिमेंट ला के बैठेगा उससे इधर जो सारे होंगे इस हिस्से में ये सारे इससे बड़े होंगे फिर, और इससे जो सारे इधर होंगे ये सारे इससे छोटे होंगे। तो ये एलिमेंट को मैं सीधा लेके जाता हूं इसी रे के इस इंडेक्स पे, ये एलिमेंट भी अपनी जगह सही सेट हो गया कि नहीं। इवेंचुअली रे में ये अपनी जगह अब सही आ गया, नहीं आएगी समझ। पाकिस्तानी कौम में मिसाल जब तक ना दूंगा आगे चलें जी, मिसाल नहीं आएगी समझ, मैं बोलता रहूंगा आप मिसाल सुनें, फिर मैं वापस आता हूँ इस पे, इन स्लाइडों पे। शाबाश, इस तरह नहीं समझते। इधर आए इस स्लाइड पे, इधर से। अब आप पहले मिसाल लें फिर मैं पीछे जाता हूँ,
ठीक है जी। अब इधर देखें, ये ओरिजिनल लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट ये मुझे गिवन थी, ठीक है। अच्छा, अब मेरा पिवट इस मिसाल में मैंने लास्ट इंडेक्स बनाया हुआ। अच्छा, एल्गोरिथम में मैंने पिवट क्या बनाया था कि स्वैप इट विद ए पी। अब आप एज्यूम करें कि मैं स्वैप करूंगा ए आर से, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, या मैंने पिवट जीरो इंडेक्स को बना दिया और या लास्ट इंडेक्स को बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी पिवट लोकेशन है वो ब्लैक में नजर आएंगे आपको। अच्छा, सही है। अच्छा, ओरिजिनल ये लिस्ट थी, आपका पिवट पोजीशन क्यू को रिटर्न हुआ, क्यूएथ इंडेक्स आया, लेट से वो क्यूएथ इंडेक्स ये निकला, ये वाला, सही है। आपने ए क्यू और ए पी का स्वैप किया, तो क्या मतलब कि ओरिजिनली 10 इधर था और 1 इधर था, तो आपने क्या किया, 10 उधर ले गए और 1 इधर ले आए, पहली दो लाइनें चल गई। अब जरा गौर कर, तीसरी लाइन में कोड में क्या लिखा है कि पार्टीशन एल्गोरिथम चलेगा। पार्टीशन एल्गोरिथम जरा गौर करें, वो चला तो अब जरा गौर करें, ये 10 को इसने उठा के इधर ला के सेट किया है। अब जरा बड़ा गौर से मुझे सुनना है, ये जो 10 यहां पे आके लगा है, ठीक है, यहां पे, तो ये जो सारे एलिमेंट है ये 10 से छोटे हैं कि नहीं, और ये सारे एलिमेंट 10 से बड़े हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन 10 अपनी जगह सही सेट हो गया है, जो फाइनल सॉर्टिंग लिस्ट बनेगी तो 10 यही होगा, ये तो आप मेरे साथ मानते हैं ना कि ये तो बाद में आपस में सॉर्ट होके सेट हो जाएंगे ना, लेकिन 10 से तो सारे छोटे ही हैं ना, तो आपस में सेट हो जाएंगे एक दिन। वो सारे 10 से बड़े हैं तो वो भी एक दिन सॉर्ट होके सेट हो जाएंगे, लेकिन 10 बेचारे को कोई नहीं लाएगा अब आइंदा। 10 आ गया, यहां तक क्लियर है। अब आपने दो कॉलें आगे दी हुई ना एल्गोरिथम में, एक दफा ये एक दफा पार्टीशन चली है, एक दफा पार्टीशन इसी कहते हैं। इस एल्गोरिथम ने 10 के अगेंस्ट पार्टीशनिंग कर दी है, 10 से इस तरफ सारे कौन आ गए हैं, छोटे, और जो 10 वैल्यू है उससे सारी बड़ी वैल्यू इधर आ गई, पार्टीशन हो गया 10 के अगेंस्ट हो गया। दो कॉलें देंगे आप अभी, दो रिकर्सिव कॉलें, अगली निचली कॉल कब आए, यहाँ पे देखिए 10 को आना, पिवट वही उतारा मैंने वैल्यू। अगली जो दो कॉलें होंगी उसमें ये हिस्से का जो रैंडम आप नंबर जनरेटर से पिवट पोजीशन आपकी, तो 5 यहाँ आ गया, और इस हिस्से का जो पिवट था वो 13 यहाँ आ गया स्वैप के बाद। अब आप मुझे बताएं कि जब इस 5 के अगेंस्ट आप एल्गोरिथम लगाएंगे दोबारा पार्टीशन का, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इधर आ गया, ये सारे एलिमेंट्स 5 से बड़े हैं और ये सारे छोटे हैं, और दूसरे रिकर्सिव कॉपी क्या कर रही है, 13 को यहां सेट किया, ये सारे 13 से छोटे हैं और ये सारे 13 से बड़े हैं, लेकिन आपस में सॉर्ट नहीं है। तो जब दो रिकर्सिव कॉल आगे चलेगी तो आप मुझे बताएं, इस लिस्ट में 5 अपनी जगह सही सेट हो चुका है, 10 भी सेट हो चुका है और 13 भी। अब ये आपस में सेट होना बाकी है, ये आपस में सेट होना बाकी है, ये आपस में सेट होना बाकी है, ये आपस में, लेकिन ये पी वैल्यू अपनी जगह सेट हो गई। मजीद लिस्ट को तोड़ेंगे तो अब ये इस लिस्ट को तोड़ेगा, इसका अपना पिवट निकालेगा, ठीक है जी। तो ये आप जरा चलते जाएं अगली स्लाइड पे, ये आपकी पिवटिंग होती होती ये लिस्ट आपकी जनाब नए नए पिवट बनाती जाएगी अपनी रिकर्सिव कॉपी में, और ये एलिमेंट सॉर्ट होते होते फाइनली ये लिस्ट आपकी जनरेट होके ये बन जाएगी सॉर्ट। अभी भी मुझे पता है सही नहीं समझ आई, फिर मेरे पास गेयर लगाऊंगा, ये एल्गोरिथम है ही ऐसे। ये जब भी मैंने स्टूडेंट को समझाया तो पहली दफ़ा आजमा उसका थोड़ा ख़राब होता है, फिर वो ज़रा सुधरता है, फिर थोड़ा आजमा के लिए मैं थोड़ा आगे जाके फिर पीछे आता हूँ, फिर आगे 3 4 5 5 आगे पीछे जाके उसको समझ आता, तो हो क्या रहा है ऐसे।
और इसकी एक ही वजह मुझे समझ आई है, वो वजह ये होती है कि जिस स्टूडेंट को रिकर्जन रासिख ना हो ना सही ज़हनों में प्रोग्रामिंग के वक्त, उसको फिर ये एल्गोरिथम समझ नहीं आता आसानी से। जितनी रिकर्जन रासिख होगी ना दिमागों में क्लियर कि वो कॉपियां बन रही हैं, वो क्या करती हैं, फौरन आदमी पकड़ लेता है बात को। सर वो pivot वाला आपने कुछ देख लो। अब आ जाएं जी पीछे फिर। अब पीछे मैं एक और नई चीज़ समझाऊंगा ताकि कुछ और दिमाग खोले, वो ये कि ये पार्टीशन का एल्गोरिथम सर करता कैसे है काम, ये नहीं भी आपने समझाया कि कैसे वो एक एलिमेंट को अपनी सही जगह ला के इधर सारे बड़े रख देता है और उधर सारे छोटे रख देता है, ये कैसे करता है, ये मैंने नहीं बताया जी। अब वो समझे तो कुछ और समझ आ जाएगी आपको। उसकी एक मिसाल है ये जो इस कोड में आपने पार्टीशन का एल्गोरिथम कॉल किया हुआ है ना, ये फंक्शन है ना पार्टीशन का। अब मैं जाके सिर्फ ये एक्सप्लेन करता हूँ कोड में, अच्छा, और कुछ नहीं। तो पार्टीशन का एल्गोरिथम जनाब ये है। पार्टीशन कह रहे कोई ए भेजी पी भेजी, इसने क्या किया, एक्स में क्या डाला, ए पी, यानी पहला एलिमेंट किस में कॉपी कर दिया, किस में कॉपी किया, एक्स में। और ये ए पी में इससे पहले लाइन क्या चली थी कि रैंडमली आपने स्वैप किया था ना, कोई डेटा में से कोई रैंडमली उठा के इधर लाए थे ना, और अब उस वैल्यू को आपने किस में कॉपी किया है, एक्स, यानी पिवट वैल्यू आपकी क्या हो गई, एक्स। यानी वो मिसाल जो मैंने अभी आगे दी है उसमें पिवट की मिसाल पहले बनी आपके पास 10, और उसको आपने स्वैप किया किसके साथ, आखिरी इंडेक्स के साथ, सही है। तो वो उस मिसाल में पिवट मैंने आखिरी लिया है, एल्गोरिथम में मैं पहला ले रहा हूँ, कोई मसला नहीं पड़ता, दोनों में से कोई एक फिक्स कर दें, कोई फर्क पड़ता नहीं है एल्गोरिथम का। अब आपने क्या किया, क्यू को खड़ा किया पी, और आपने एक फॉर लूप लगाई है, ठीक है जी। एस पी प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, आप आर तक जाएंगे, यानी पहले इंडेक्स के अगली लोकेशन से स्टार्ट करें एंड तक जाएंगे, सही है। और वो क्या करेगी, वो ये देखेगी कि ए एस जो है, यानी एस में जो फिलहाल वैल्यू है वो एक्स से लेस है कि नहीं, और एक्स में क्या ला चुके हैं आप, वो पिवट वैल्यू 10 जो उस मिसाल में 10 था, यानी मैं दोबारा अगर दिखाऊं आपको तो ये 10 आपका एक्स में आ चुका है। अब ये एक्स को कैसे यहां ला के रखेगा सही जगह पे, ये अभी इसने तय करना है कि ये इसको यहां कैसे लाएगा कि ये सारे रह इससे बड़े हो गए और ये सारे इससे छोटे रह जाए। ये काम इसने करना है सर गोलम ने, अब सर सही है। अब वो 10 आ गया आपका किस में, एक्स में। अब ये क्या कर रहा है, p प्लस 1 से लेके r तक जा रहा है, और ये देखता ये कि हर वैल्यू से पूछता है कि तुम x से छोटे हो कि नहीं, हर वैल्यू से पूछता है कि तुम 10 से छोटे हो कि नहीं। तो जो ये इफ मुझे बताएं, ये कितनी दफा इस इफ में घुसेगा, सबसे पूछेगा ना बारी बारी कि तुम ए एस इज लेस देन एक्स, का क्या मतलब है कि हर एक से पूछेगा बारी बारी कि तुम एक्स से छोटे हो, यदि 10 से छोटे हो कि नहीं। तो जितने लोग छोटे होंगे उतनी दफा ये इस इफ में घुसेगा ना, यानी अगर एरे में 50 एलिमेंट्स हैं और 50 में से 13 जो है ना इससे छोटे हैं, तो ये इस इफ में 13 दफा घुसेगा ना, 50 सब पे गुजरते गुजरते, क्योंकि इफ ट्रू ही तब होगी जब वो उससे छोटा होगा। तो इसने ये याद रखना कि ये 13 कैसे थे, इसने एक क्यू वेरिएबल यूज किया था, गौर करें, क्यू को ये प्लस प्लस करता है, क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 1। ये असल में काउंटर है किसका, कि कितने एलिमेंट तुम्हें छोटे मिले हैं एक्स से। तो पी में वही है ना, पी में 0 नहीं है, पी में 0 नहीं आएगा। ये क्यू कितना आगे चला जाएगा इस फॉर लूप से जब आप बाहर निकलेंगे, ये फॉर लूप ये है ना बिल्कुल आपकी, ये फॉर लूप यहां से यहां तक है। ये इस इफ में कितनी दफा घुसेगा, जितनी दफा ये पिवट से लेस नंबर मिलेंगे
तो उतनी ही दफा क्यू प्लस प्लस भी तो होगा ना। तो अगर 13 नंबर तुम्हें मिले हैं तो 13 होगी क्यू में वैल्यू। हाँ, तो अब क्या करेगा कि साथ साथ जो वैल्यू लेस है उसको ये स्वैप करेगा ए क्यू को विद एस से। सही है, स्वैपिंग कर रहा है। और जब इस फॉर लूप से निकलेगा फाइनली तो क्यू कितना आगे जा चुका होगा, यानी क्यू में क्या वैल्यू आ चुकी होगी 13। कितने उससे छोटे हैं वो क्यू में आ चुका होगा। तो फाइनली ये मोटा स्वैप फॉर लूप के बाद क्या करेगा, ए पी को ए क्यू से स्वैप करेगा, यानी 13वें इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको कहेगा तुम इधर आओ और तुम इधर जाओ। और ये इस बात की दलील होगी कि इससे चूंकि 13 वैल्यू छोटी मिली है लिहाजा तुम्हारा 13वां ही इंडेक्स बनता है असल में। जो फाइनल लिस्ट सॉर्ट होगी ना, जो भी बनेगी एंड में, तो तुम 13वें नंबर ही आओगे लगोगे, क्योंकि तुमसे 13 नंबर ही छोटे थे। और फाइनली इसने वो क्यू इंडेक्स रिटर्न कर दिया। जब ये इसने क्यू रिटर्न किया तो आपने क्या किया एल्गोरिथम में, उस पर स्वैपिंग कर चुके थे ना। अब आपने पार्टीशन में क्या भेजा है, क्यू से -1 और अगले में क्यू +1 से आर। ये और ये एलिमेंट सेट हो गया। नहीं आई अभी भी सही समझ। अब आई मिसाल पे, इसी की मिसाल पे पार्टीशन की मिसाल भी एक रखी है आगे, ताकि आपको पार्टीशन। अब ये सारा एल्गोरिथम मैंने छोटा करके इस कोने में ऊपर लिख दिया जो भी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, और ये इसकी एक मिसाल है, फिर समझ आएगी। स्क्रीन फुल नहीं, अब मैंने वो स्क्रीन में इस तरफ अपने आप को रखा हुआ है, क्योंकि वो इसमें तो वो छोटी वो स्लाइड भी आ रही होती है ना, तो वो फजूल है आपके लिए, तो उसके ऊपर मेरी अब तस्वीर है। ये पोर्शन सही होगा। नहीं यही समझ बात। ये नहीं फुल में फुल भी सही है, लेकिन बोर्ड नजर नहीं आएगा। इधर आए ना आप, देखें ये स्नैप ले रहा है ना इसका भी, तो इसमें ये भी आ रहा होता है ना, तो इस पे मैंने अपनी तस्वीर रखी हुई है। वो एक मसला है, वो इसने डुप्लीकेट्स कह रहे हैं आप, ये इसमें एक था ना जी सर, ये वाला। लेकिन अब वो देखें वो मेरी तस्वीर कहाँ आएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। इसके ऊपर आएगी ना, हाँ। तो हम तो ऐसे ऐसे रखते थे ना, दोनों साइड बाय साइड। चलो मैं ऐसे चलाता हूँ, अभी फिर एंड में देखते हैं क्या होगा। नहीं नहीं, वो अब जरा एक दफा वो करें, वो सीधा क्या बोल? कि वैसे होगा। ये तो स्वैप हो गया, वहाँ पे वो आ गया। तो अब तो उधर वो ये इसको नहीं करेगा कैप्चर। जिधर से करेगा और टू की लिंक ये सब हाँ ना, ये तो ये वो चीज़ नहीं है। ये आप जरा से ऊपर उसके बाद एक सेकंड, वो स्वैप नहीं, डुप्लीकेट। जी सर, डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट में भी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी तस्वीर तो आ रही है, तो वो आपकी ये जगह नहीं नजर आएगी। ये देख लें फिर। सही है, इसको कैसे करें? और वो जो मैं जो व्यू दिखा रहा था ना, उसमें कमाल ये है कि आपको अभी जो मेरी स्लाइड थी, ये स्लाइड पे वो छोटी स्लाइड दिखा रहा था ना, और इधर तो ये उसकी मेरी ऊपर उसकी, तो उसको तो आपको जरूरत नहीं है ना, आपको तो मेन स्लाइड चाहिए। सर ये भी सही है। अब समझ आइए मुझे, मैं तस्वीर इधर कर दी है। सही है। अब बात सही है ये मेरी कि एक बड़ी स्लाइड एक छोटी, मेरी नेक्स्ट स्लाइड भी मुझे नजर आ रही होती है ना, तो नेक्स्ट स्लाइड की जगह मैंने अपनी तस्वीर लगा दी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। किधर गए जी। अब जरा गौर से देखिए, ये तो मुझे अब बताने की फॉर लूप, ये तो आप इसको आराम से आप जाके कर भी लेना, मैं आपको मोटा मोटा अभी इस पे चलाता हूं उसको। ये देखें आगे इनिशियली लिस्ट ये थी। अच्छा, ए पी आ गया एक्स में, एक्स में क्या आ गया, ए पी एक्स की कॉपी हो तो एक्स में क्या आ गया 5, और क्यू भी खड़ा हो गया किस पे, पी पे। तो देखें पी और क्यू दोनों एक जगह खड़े कर दिए आपने इस दूसरी लाइन में। अच्छा, फॉर लूप जो है ना वो एक p+1 से शुरू किया ना आपने, तो ये देखें फॉर में एस पहले यहां खड़ा होगा ना, एक आगे,
सही है। और अब ये एल्गोरिथम चलेगा। अच्छा ये मैं चला के दिखाता हूं, लेकिन जरा देखें ये सारे पासेस चलने के बाद क्या हुआ है, जो फाइनल शक्ल बनी है। ये देखें 5 अपनी सही जगह पे लग गया है कि नहीं। इससे इधर सारे बड़े रह गए हैं और ये सारे इधर क्या हैं, इससे छोटे। तो 5 की तो अपनी जगह फिक्स सही हो गई है ना। जब इवेंचुअली डेटा सॉर्ट होगा तो 5 यही होगा ना। जब इवेंचुअली डेटा सॉर्ट होगा तो क्या हो चुका होगा, 1 3 3 4 5 और 6 इधर आएगा 7 8 तो सॉर्ट हो चुका, लेकिन 5 तो फिक्स हो गया। क्लियर। अब कैसे हुआ, शुरू से चले तो अब आपको समझ आएगी। देखिए p+1 में क्या आया, ये अब आप पूछ रहे हैं as इज लेस देन x, तो क्या पूछ रहे हैं असल में आप कि 3 लेस देन 5 है, ट्रू है तो q++ होगा, तो q आगे गया कि नहीं। और स्वैप aq विद as करें तो s और q तो दोनों सेम है ना अभी, तो क्या हुआ 3 का 3 से ही स्वैप होगा पहली दफा। q++ हुआ है ना, q आगे गया है और s तो नहीं हिलाना अपनी जगह से अभी। तो aq विद as स्वैप करेंगे ना, ये लाइन कर ली। इसके बाद फाइनली क्या होगा, फिर p s आगे एक चला जाएगा अगली इटरेशन में, तो s आगे चला गया। अब आप पूछें जी as यानी 8 लेस है x से, नहीं है। अब जरा गौर करें, q आगे नहीं जाएगा लेकिन s आगे चला जाएगा, क्योंकि if में घुसेगा नहीं। तो जरा गौर करें आप, ये s आगे गया है कि नहीं, लेकिन q अपनी जगह ही खड़ा है। अब आपको समझ आई कि q कब आगे जाता है, जब लेस मिलता है। यानी पिवट 5 से बार बार आप कंपेयर हर एक को करवाते हैं। तो फाइनली ये जरा गौर करें, ये जब चलेगा ऐसे ना, आएगा आएगा आएगा, तो आपका s यहां जब आएगा ना और वो पूछेगा 5 से तुम बड़े हो, तो क्या गया, तो इस इफ में नहीं घुसेगा। तो अब q कहां आके खड़ा हो चुका हुआ होगा, यहां तक इंक्रीमेंट होके पहुंच चुका होगा। तो फाइनली ये जो बायर वाला स्वैप है, ये इवेंचुअली इसको क्या करेगा, 1 को 5 से स्वैप कर देगा। और ये इस बात की दलील होगी कि इससे ऑनवर्ड जो है वो सारे बड़े रह गए हैं और पीछे इससे सारे छोटे। तो ये जो फाइनल स्वैप है ना, ये क्या कर रहा है, ये तो पिवट की 5वीं जो फायर है उसको फिक्स कर रहा है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इनर स्वैप क्या कर रहा है, जो बार बार होता है। ये थोड़ा सा आप जाके सोचना है, इसको एल्गोरिथम चलाना, लेकिन मैं आपको टिप दे देता हूँ। ये क्या क्या आ रहा है फाइनल स्वैप को समझ गया ना, लूप से बाहर क्या होता है। वो तो ये होता है कि जितना कि तो आगे क्या होता है, बस उसको फिर फाइनली एक दफा स्वैप। लेकिन ये जो अंदर स्वैप है ना, ये क्या कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि ये जो इधर जो लिस्ट है ना, ये फाइनल जो वैल्यू आएगी ना उससे छोटी रहे, और उधर जो रहेगी वो इससे बड़ी रहे। ये स्वैपिंग जो है ना, ये अंदर वाली ये इंश्योर करती है। क्योंकि देखें ना, ये 8 जो इधर है, तो ये था तो इधर ना शुरू में, ये कैसे इस हाफ से इधर चला गया, इस हाफ में आ गया इधर से। ये अंदर की स्वैपिंग देखना होता है। और जो लूप से बाहर एक स्वैप फाइनल होता है, वो ये कमाल है। चलो ठीक, नहीं समझ, लेकिन ये इसको कागज पे करोगे ना जब घर में, तो फिर सही समझ आएगी। और भी क्या होगा, एक एक लाइन, एक एक इंडेक्स, अभी क्या वैल्यू है, अब क्या चल रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर समझ कि पार्टीशन क्या कर रहा है। मुश्किल नहीं है, जब आप एक दफा कर लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। नहीं जी, ऐसे तो अगर ऐसे सवाल मैं पूछ सकता हूँ वैसे, लेकिन आपको भी पता है कि मैं उस लेवल के सवाल इतने नहीं पूछता, वरना तो फिर बेड़ा गर्क सबका हो जाएगा ना। मैं तो ज़रा ऐसे पूछता हूँ कि कल को मैं जब सोल्यूशन दूँ तो आप खुद अपने आप सर मार रहे होते हैं, हाँ यार ये तो क्या मेरा दिमाग हुआ है, इतने सीधे सीधे सवाल थे हमने नहीं किए।
मतलब टेढ़े टेढ़े तो मैं देना चाहूँ तो सारे टेढ़े टेढ़े दे के बस किस्सा खत्म, एक भी पास ना हो तो वो तो है। आपके इतने बोझ तो मैं नहीं डालता आप लोगों के, इतना तो डालूंगा ना कि यार कुछ तो पढ़ो ना, कुछ तो सीखो ना, ये तो नहीं है कि बस अपनी दी लगा के जाओ। अप्लाइड का क्या फ़ायदा कि वो रिकर्जन रासिख नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ये रिकर्जन ही नहीं समझ नहीं आ रही। वो साल पहले पढ़ी थी अब भूल गए हैं। अच्छा जी, तो ये पार्टीशन हो जाएगी, ठीक है। पार्टीशन का काम आपको अब समझ आ गया है कि फ़कत क्या करता है कि एक नंबर को कान से पकड़ता है और जितने उससे बड़े हैं वो उससे उस तरफ रख देता है और जो इतने छोटे हैं उससे इधर रह जाते हैं, बस पार्टीशन और कुछ नहीं करता। सिर्फ इस एल्गोरिथम को आपने प्लग इन किया है वो क्विकसॉर्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा हाँ, बेसिकली तो वही काम है, बाकी तो रिकर्सिव कर रहे हैं, वो तो लिस्टों को तोड़ 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 के और हर एक पे पार्टीशन चला चला के एवेंचुअली लिस्ट सीधी करके दे देता है आपको बस। तो यही तो वो मिसाल थी जो मैंने तस्वीर में पहले दिखाई है। अब उस पर फिर आऊँगा, फिर अब आपको फिर समझ आएगी, ठीक है जी। तो शुरू से फिर चलें, या अब आपको समझ आई, रैंडम नंबर जनरेटर आया, एल्गोरिथम अब आस्ता आस्ता अब दिमागों में बैठेगा कि जब वो आया तो आपने उसको साथ पहले स्वैप किया, यानी वो 10 जो था वो इधर नहीं था, असल में इधर वो इधर कहीं था, फाइनली रैंडमली आपने 10 को उठा के यहाँ ले आए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब मैं 10 के अगेंस्ट पार्टीशनिंग करना चाहता हूँ। 10 कहीं और बैठा हुआ था, लेकिन जब आपने रैंडमली उसको उठाया उसके इंडेक्स से उसको और इधर स्वैप किया, तो अब आप कहते हैं पार्टीशन को कि भाई ये जो तुम आखिरी नंबर है ना, इस पे जो वैल्यू पड़ी है इसके अगेंस्ट पार्टीशनिंग करके दो मुझे। इस केस में मैं शुरू वाला कर रहा हूँ। आप अगर वो मिसाल के साथ इसको बिल्कुल एल्गोरिथम को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ एक फ़कत चेंज करेंगे कि स्वैप AI विद AR, बस। तो अब हर दफ़ा क्या होगा, हर कॉपी क्या करेगी, वो पिवट इसको बनाएगी, बस। तो क्या फ़र्क पड़ना है, कोई फ़र्क पड़ता है? अब आपको समझ आ रही है ऐसा कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिवट फिक्स कर लें, जो दिल करता है आपका करें। फिर पार्टीशन जब कॉल होगा तो अब आपको समझ आ रही है कि पार्टीशन अब आप अंदर देख आए हैं क्या करता है। उसको भेजते हैं आप पूरा पूरा एरे P और R, जो इस कॉपी का P और R है। अच्छा, जब कॉपियां छोटी होंगी तो अपना P और R बदलेंगी, वो नई कॉपी जो बनेगी ना तो इसका R बेसिकली पिछली कॉपी का Q-1 होगा। एस वो तो वो फलसफा था ना कि इस कॉपी में ये जो Q से ऑनवर्ड ये हैं, ये इससे बड़े हैं और ये छोटे हैं, लेकिन इस इंडेक्स से ऑनवर्ड इसको कोई पता नहीं है। इसके लिए इसने S एक वेरिएबल लाया बीच में, ठीक है ना जी। यानी Qth को उसने S का Q से लेके S-1 तक, यानी इस Q+1 से लेके S-1 तक इससे बने, और इस S+1 से R तक या S से R तक वो इसके लिए अननोन है, क्योंकि वो इस कॉपी में है नहीं, अननोन है इसको। क्लियर है जी। अब जब ये पार्टीशन होगी तो क्विक सॉर्ट को आपने ये दो, एक को P से Q-1 एलिमेंट भेजे और अगले को Q+1 से R भेजे, और ये करेगा 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 और जब तक रिकर्जन रुकेगी नहीं। यानी कब रुकेगी, जब R और S, P और R एक जगह लिस्ट मजीद टूट ही ना सके। क्या पार्टीशन करेंगे एक एलिमेंट की आपस में, है ही एक एलिमेंट तो अब क्या हुआ जी, ये पार्टीशन का एल्गोरिथम चला, इसकी मिसाल आ गई। अब एक मिसाल है, वो मिसाल मैंने पहले बता दी है, पढ़ लें ज़रा जल्दी जल्दी ये।
अब वो मिसाल को मैं थोड़ा सा फिर लेके चलता हूँ, अब दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, अब थोड़ा सा दिमाग और एक्सेप्ट करेगा कि पहली लाइन में आपने क्या किया था, वो एल्गोरिथम की कि रैंडम इंडेक्स जनरेट किया, आई में वैल्यू कोई भी आ गई, इंडेक्स 0 से लेके 50 तक, उस पे जो इंडेक्स वैल्यू आई उसको आपने जो वैल्यू थी उसको स्वैप कर दिया किससे, आखिरी वाले से। तो वो जो इंडेक्स पे जो 10 था ना, कहीं यहाँ था, आपने वो 10 को यहाँ उठाया और यहाँ से लेट से 11 को यहाँ ले आए, हो गया काम। पहली 2 लाइनें चली। तीसरी लाइन कोड की क्या है कि अब पार्टीशन करो इस 10 के अगेंस्ट, सही है। तो जब 10 के अगेंस्ट करो पार्टीशन, तो उसने वो पार्टीशन का एल्गोरिथम चला ना अंदर। अब वो मैंने आपको जब समझाया तब आपको समझ आ रही है कि कलर वाइट, ये 10 जो है ना, इसने इसको यहां प्लेस किया, लेकिन किस तरह से प्लेस किया, वो गिनती चली थी ना, Q+1 Q++ हो रहा है ना, कितनी दफा गिनती, यानी शुरू से चलता था ना, S यहाँ P+1 से लेके R तक चल रहा है कि नहीं, S याद है, वो इनर लूप S वेरिएबल P+1, तो वो यहां से शुरू करेगा गिनती 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 गिनती, तो ये सारे एलिमेंट्स में से उसको जनाब ये इतने एलिमेंट मिलेंगे जो इससे छोटे होंगे, तो ये फाइनली 10 को तो अपनी जगह सही ले आएगा। लेकिन वो जो अंदर का जो स्वैप है, वो जो स्वैपिंग करता है ए पी और ए एस की आपस में, वो ये करने के लिए करता है कि यार अगर कोई यहां बड़ा है ना एलिमेंट, तो उसको आस्ता आस्ता आगे करो, आगे ले जाओ, क्योंकि वो लूप तो चलेगी पूरी ना आर तक, तो पूरी आर तक चलेगी, तो वो जितने जितने यहां उनको आगे करेगा, ले जाएगा, स्वैप करता रहेगा। लेकिन सॉर्ट तो नहीं किया उसने कुछ, उसने सारे एलिमेंट्स को आपस में सॉर्ट नहीं किया, तो उसे वो पिवट से पूछ के आगे जा रहा है, 10 से पूछा जा रहा है। तो 10 से देखें, उस इफ के अंदर 2 ही लाइनें हैं, अगर आप जाके अभी घरों में पार्टीशन देखेंगे, एक तो काउंटर है Q++ वाला, वो किस लिए है, वो समझ आपको आ गई कि कितने एलिमेंट इस 10 से छोटे हैं, वो तो इतना आगे जाता है। और ये जो दूसरा लाइन है, ये क्या करता है, जो जो इससे छोटा मिल रहा है तुम्हें उसकी स्वैपिंग भी करो साथ साथ, ताकि जो बड़े हैं वो इस तरफ जाने लगे। लेकिन आपको क्या पता है कि सबसे बड़ा पहले मिलेगा कि दरमियाना बड़ा पहले मिलेगा कि कौन सा, तो जो जिधर मिल रहा है बस उसको आगे ले जाओ, और जब लूप से बाहर आओ तो ये तुम्हें पता लग गया होगा कि वो जो फाइनल तुमने स्वैप करना है, ये ए पी और का ए एस से, ठीक है ना जी, इस पोजीशन से, तो ये इधर जो सारे होंगे ये सारे बड़े होंगे, और इधर जो सारे होंगे ये सारे छोटे होंगे। अब मुझे बताओ कि इस एरे में ये वाली जो पोजीशन शुरू से ऊपर से नीचे तक आओ, ये वाली पोजीशन पे 10 सही आके बैठ गया कि नहीं? पहले दिन यहाँ 13 था कि नहीं जब ये एल्गोरिथम शुरू हुआ था, फिर यहाँ 10 आया, फिर यहाँ फिर 10 है, लेकिन अब जो 2 रिकर्सिव कॉलें आगे 2 हैं, वो उनमें क्या जा रहा है, उनकी दुनिया ये है, अच्छा ये अगली कॉपी की दुनिया ये है, और वो जो दूसरी रिकर्सिव कॉल जा रही है एल्गोरिथम, उसकी दुनिया ये है, क्योंकि उसमें आपने क्या भेजा है, P+1 से R, सॉरी Q+1 से R, ये Q है ना, Qth इंडेक्स, Q+1 से R, और पहली कॉपी में जो भेजा था P से लेके Q-1। अब वहां पे जाके यही सारी स्टोरी फिर रिपीट करो। तो यहां पे पहले दिन 10 था ना, अब उसकी दुनिया में ये पिवट पोजीशन पे कौन आया, 5, और जो दूसरी कॉपी थी उसकी पिवट पोजीशन पे कौन आ गया, 13। अब जब इस ये वाला पोर्शन अपना पार्टीशन चलाएगा तो 5 को कहां प्लेस करेगा, इधर, क्यों, क्योंकि ये 5 से ये सारे जो दुनिया ये सारी इससे बड़ी होगी, और ये सारी दुनिया इससे छोटी होगी, और 10 वही ऊपर से सीधा सीधा नीचे आ रहा है, अच्छा 10 अपना वो उसी जगह पे सेट है, उसको नहीं लाना, और ना वो हिलेगा। और इसकी दुनिया में पिवट जो है ना ये हो गया, तो ये दोनों इससे छोटे और ये सारे इससे बड़े,
अब यहाँ पे मजीद 2 कॉल जाएंगी रिकर्जन की कि नहीं, इसकी अपनी, इसकी अपनी, इसकी अपनी, तो 4 कॉपियां बन गई। हर रिकर्सिव कॉपी अपने सब सेट ऑफ डेटा पे काम कर रही है, सब सेट ऑफ एन एरे, उसके एडजस्टमेंट कर रही है, उसको दूसरी सब सेट का कोई इल्म नहीं है कि वो वाली कॉपी क्या कर रही है। और जब ये सारी कॉपियां चल 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 के नीचे जाके अपने अपने पिवट सेट कर लेंगी, तो जब एलिमेंट सारी कॉपियों के पास आर और पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी सेम हो जाएगी, तो उसका मतलब है कि हर एक कॉपी अपनी सब लिस्ट को घटा घटा के एक की लिस्ट बना चुका है। और जब एक की बना चुका है तो ये इस बात की दलील है कि मजीद जाने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे जरा देखें ना, तस्वीर को जरा ऊपर से नीचे आके देखते जाएं, आस्ता आस्ता डेटा अपनी अपनी असल जगहों पे करीब हो रहा है कि नहीं। इस पास के बाद आपके पास ये पास आया, वो 10 वही देखें, ये शुरू से ये 10 का 10 एंड तक ये 10 अपनी पिवट पोजीशन से इधर उधर नहीं हिल रहा। ये जिस दिन पहले दिन आपने सेट कर दिया था ये वही है। ये 5 आपने जब अगली रिकर्सिव कॉपी में एक दफा यहां सेट कर दिया था, तो ये देखें 5 आखिर तक वही चल रहा है। ये 13 आपने जब सेट किया था इसको यहां पे, तो बस अब वो 13 उस दिन से लेके आखिर तक वही है। हर कॉपी अपना काम कर रही है, बस उसको दूसरी कॉपी का कोई पता नहीं है उसने क्या किया। तो समझ आई है अब बहुत अच्छी आ गई होगी। तो इसका तरीका यही है, मैं तो ये 13-14 सालों में यही समझा। ये एल्गोरिथम जब मैं शुरू में पढ़ाया करता था तो मैं एक गो में शुरू से पढ़ाता था, एंड में जाके सारे स्टूडेंट में तो सर समझ तो कोई नहीं आई, तो क्या हुआ है, अच्छा अब क्या करें, फिर पढ़ें, हाँ जी फिर पढ़ें। तो फिर मुझे भी समझ आ गई कि अच्छा ये तो भाई फजल बात से तुम्हें समझ आई हुई है ना, उनको तो नहीं आई हुई, उनको तो समझाने का भी एक तरीका सीखो खुद। तुम ये तरीका सीखो कि उसके मगज में ये कैसे जाएगा, तुम्हें ये आता है इसको भूल जाओ, ये सीखो कि उसके मगज में ये कैसे जाएगा। मैंने कहा ओ ये भी एक काम है। फिर वो मैंने सीखा, वो मैं इसी नतीजे पे निकला कि पहले एक सरसरी एक ओवरव्यू देता हूँ पूरे क्विक शॉट का, फिर रिवर्स गियर लगाता हूँ, फिर उसमें से अगले 2-3 नुकात बता के एंड तक लेके जाता हूँ, फिर आता हूँ पीछे, ऐसे आगे आगे जा। तो हर दफा स्टूडेंट मेरी एक एक नई नई बात पिक करता है, तो पिछली बात फिर उसको समझ से जोड़ के समझ आ जाती है। अच्छा क्योंकि फर्स्ट ग्लांस में ज़ाहिर बात है, फर्स्ट ग्लांस में उसको ही आती है, आनी इजीली आनी चाहिए जिसको रिकर्जन में कोई इशू ना हो, जो रिकर्सिव एल्गोरिथम ऐसे ही डिज़ाइन करता हो कागज़ में स्टोरी राइटिंग जैसे कि एक इटरेटिव एल्गोरिथम लिखता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। आज भी अगर कोई बड़ा तगड़ा सा प्रोग्रामर मुझे मिल जाए ना, तो वो रिकर्सिव एल्गोरिथम लिखते में उसको तरद्दुद होता है, और इटरेटिव अगर सोल्यूशन वो लिख सकता है ना, तो वो कहता है साहब भाई यही ठीक है, वो को मारे गोली। और जब डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाता हूँ तो मैं अक्सर एक स्टूडेंट जो बहुत है ना तंग हो जाते हैं ना इस इशू में, तो मैं उनको कहता हूँ कि जो काम आज तक तुमने इटरेशन से किया था अपने ऊपर कदम लगा दो कि वो सारे काम आज के बाद मैंने रिकर्जन से करने हैं, क्योंकि एवरी इटरेटिव सोल्यूशन कैन हैव रिकर्सिव सोल्यूशन, बट एवरी रिकर्सिव सोल्यूशन डजंट हैव इटरेटिव सोल्यूशन। यानी फैक्टोरियल का प्रोग्राम अगर इटरेटिव लिखा है तो इसका रिकर्सिव जरूर डेफिनेटली मुमकिन है, लेकिन अगर ट्री का तुमने कोड लिखा है रिकर्जन से, तो जरूरी नहीं है कि उसका सोल्यूशन इटरेशन से भी लिख सको। जी हाँ ओहो जी समझ आइए, ठीक है। तो अब
हाँ जी, तो इसको खुद भी पढ़ें, वीडियो को भी सुने आप, तो वीडियो तो सारी रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं आगे पीछे जितना गया हूँ वो वीडियो में आगे पीछे बस आप देखें ना और फिर उसको समझें। तो फाइनल जो इसमें बात है, इसका एनालिसिस आज मैं नहीं करता, मुझे पता है पहले एल्गोरिथम रासिख हो तो एनालिसिस आएगा ना आगे। और ये बड़ा वन ऑफ द क्लासिकल एल्गोरिथम है इस कोर्स का। अच्छा, जितना ये एल्गोरिथम जो है ना इफ एंड बट्स वाला है ना, तो इसका एनालिसिस भी बड़ा इफ एंड बट्स वाला है। और इफ एंड बट्स नहीं आसान है, लेकिन बस वो स्टूडेंट के लिए इफ एंड बट्स है। वो इसलिए कि इसके लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चाहिए। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एफएससी सेकंड ईयर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी की थी, वो भी चाहिए। सर ये क्वेश्चन तो अगली दफा जरा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वो फार्मूला रट के आ जाना, ताकि मैं जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसका एनालिसिस करूं तो आपको एटलीस्ट वो तो अजीब ना लगेगी ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, बाद फाइनल एक तस्वीर ये देख लें कि आपने ये जो सारा सॉर्ट कर लिया है, तो इसमें वो एक फिक्रा आखिरी पढ़ लें कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बट नॉट सरप्राइजिंग। हैरानगी नहीं है इसमें, कहता है कि पिवट्स फॉर्म अ बाइनरी सर्च ट्री। सबसे पहला पिवट 10 था ना, तो 10 से जो सारे इधर एलिमेंट्स थे वो सारे बड़े नहीं थे। बाइनरी सर्च ट्री भी यही नहीं होता, लेफ्ट इज लेस देन रूट एंड रूट इज लेस देन राइट। और जो सारे लेफ्ट में है वो क्या है, वो इससे छोटे नहीं है। फिर अगले लेवल पे याद करें वो पिवट क्या बना था, अगले लेवल का पिवट 5 और 13, वो ट्री में देखें जरा 5 और 13, तो 5 और 13 से अगले जो पिवट बनेंगे वो सारे इससे बड़े होंगे कि नहीं, और जो सारे इधर बनेंगे वो सारे 13 से छोटे होंगे। लेकिन इधर की जो दुनिया है वो इनको नहीं पता, क्योंकि वो दूसरी जगह से कॉल है। 5 से जो सारे छोटे पिवट बनेंगे वो इधर जाएंगे, और ये तो ये क्या बन रहा है पीछे बैक एंड पे, BST। यानी अगर आप इसको ऐसे लें कि एट द बैक एंड ऑफ द ट्री, एट द बैक एंड ऑफ द क्विक सॉर्ट, बाइनरी सर्च ट्री इज जनरेटेड। और वो किस चीज की बाइनरी सर्च ट्री है, बेसिकली पिवट्स की। जितने पिवट्स आपके एल्गोरिथम ने बनाए हैं उन्हीं की BST बनाई है पीछे, सही है। और ये BST बैलेंस होगी कि नहीं, क्यों अनबैलेंस होगी, क्योंकि आपकी पिवट पोजीशन जो Qth इंडेक्स आता है ना आपका, ये जरूरी तो नहीं है कि इधर भी सेम आ जाए इधर भी सेम आ जाए। रैंडम नंबर पे बिलीव करते हैं आप, तो रैंडम नंबर का तो जरूरी नहीं है कि लिस्ट दोनों तरफ बराबर बराबर तकसीम होगी। शायद इधर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, अगली दफा उलट हो जाए, अगली दफा ये बड़ी ये छोटी, लेकिन इवेंचुअली BST तो बनेगी। वो बैलेंस होगी या नहीं होगी तो वो हमारा इशू नहीं है। और उसको बैलेंस करना तो AVL पढ़ेंगे ना, वो पढ़ आए हैं हम, BST को बैलेंस करने के लिए AVL पढ़ी थी ना। ठीक है जी, याद रख दें इसको।